रहमानी कुव्वतों और बदी की ताकतों के दरमियान एक सर्द जंग। काली दुनिया के काले लोगों की पुरइसरार कहानी। काली दुनिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है काली दुनिया एपिसोड नंबर 8। भैया क्या अपनी बहन से हकीकत बयान नहीं करेगा? क्या खबर मैं इस भाई के काम ही आ जाऊं। उसके लहजे में बहनों जैसी मोहब्बत को महसूस करके बेइख्तियार मेरा जी चाहा कि उसे हकीकत बता डालूं। मसला बयान करने पर कोई ना कोई तजवीज़ अपने नहीं तो दूसरों के जहन में आ जाती है। लिहाजा ये सोचकर मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। जिस तरह मैं उसकी पुरइसरार कथा सुनकर शशतर रह गया था, उसी तरह उसने भी मेरी लर्जा खेज बिपता सुनकर अपनी उंगली दांतों तले दबा ली। चंद सानिये झोंपड़ी के मसदूद माहौल में मबहूत सी खामोशी तारी रही और उसके बाद उसने महरे सकूत तोड़ते हुए मुझसे कहा, भाई ये फरीदू तो बड़ा ही शैतानी चक्कर चलाने वाला है, तुम्हें इसे हर कीमत पर रोकना होगा। हाँ, कोशिश तो मेरी यही है, मगर पूरा गांव इस वक्त मेरी जान का दुश्मन हो गया है। ऐसे में फरीदू कमीने पर मैं किस तरह नज़र रख सकता हूँ? मैंने उलझन अमीज़ लहजे में कहा। वो फ़ौरन बोली, तू ऐसा क्यों नहीं करता भाई कि अपना भेस बदल ले और फरीदू को पकड़ने की कोशिश कर। उसकी तजवीज़ सुनकर मेरे जहन में जमाका हुआ और मैं हैरान रह गया कि इतनी सादा और कार आमद तजवीज़ इससे पहले मेरे जहन में क्यों ना आई। हाँ बहन, तुमने ये दुरुस्त तजवीज़ दी, मगर इसके लिए भी मुझे मुस्तकिल ठिकाने की ज़रूरत पड़ेगी। आखिर मेरे ठिकाने का भी तो कोई जवाब होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक कातल के रूप में तलाश भी किया जा रहा होगा, जिसकी मुझे पूरी तवक्का है कि गांव वालों ने मेरे ख़िलाफ़ सिखवाल की पुलिस को बता दिया होगा और मेरे ख़िलाफ़ कातल की हैसियत से FIR भी कटवा दी होगी। ये कोई मसला नहीं भाई, सकीना यकदम बोली। तुम ऐसा करो कि जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते तुम मेरे भाई बनकर मेरे साथ रह सकते हो। मैंने उसकी बात सुनकर उसका चेहरा देखा, जहाँ एक बहन का भाई से प्यार का जज्बा नगीने की तरह दमक रहा था। उसकी ये तजवीज़ बुरी नहीं लगी, क्योंकि मेरे पास सर छुपाने का कोई ठिकाना ना था। अज़ीं इलावा मुझे अपनी पेशानी से एक मफरूर कातिल का झूठा दाग भी धोना था। ये सब तभी मुमकिन था जब मुझे सर छुपाने को कोई ठिकाना मुयस्सर ना आ जाता। चूँकि मैं पेचीदा हालात का शिकार था, इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे सकीना की बात मान लेनी चाहिए। चुनाचा मैंने उसके चेहरे की तरफ देख कर कहा, बहन तूने मुझे भाई समझा है तो मुझे भी भाई ही की तरह रहना होगा, और मैं तुझ पर हरगिज़ बोझ बनकर नहीं रहूँगा। मैं तुझे हवेली में काम करने की इजाज़त नहीं दूँगा। मैं खुद कमाऊँगा और तू घर में मेरे इन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भांजों को संभालेगी। मेरी इस बात सुनकर वो बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। दफतन झोंपड़ी के दरवाजे पर आहट हुई। सकीना की नज़रें सबसे पहले दरवाजे की तरफ उठी और दूसरे ही लम्हे उसके हलक से दहशत ज़दा चीख खारिज हो गई। मैंने दरवाजे की तरफ गर्दन मोड़ कर देखा तो वो बेहानक मंजर देखकर मेरा दिल भी बुरी तरह दहल गया। दरवाजे पर सकीना का शोहर करमू खड़ा था और उसने अपनी उधड़ी हुई गर्दन को मुसलसल एक हाथ से संभाले सर को सीधा रखा हुआ था। खून बह बह कर जम चुका था। उसकी आंखों से अभी तक शोले फूट रहे थे। अब तो उसके बाएं हाथ में वो लंबा सा खून आलूद छुरा भी दबा हुआ था, जिससे सकीना ने उसके निसफ हाथ तक गर्दन काट डाली थी। सकीना की चीख मारकर अपने सोए हुए दोनों बच्चों के पास जा पहुंची, मबादा उसका ज़ुल्म शोहर उन्हें दोबारा जुल्म का निशाना बनाने की कोशिश करे। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वो अपनी बीवी से मुखातब होकर खरखराती आवाज़ में बोला, सकीना मुझ पर रहम कर, मेरा जाप पूरा हो लेने दे, ये बच्चे दे दे मुझे, वरना मैं सारी उम्र इस उधड़ी हुई गर्दन के साथ घूमता रहूँगा।
उसने जैसे अपनी बीवी की मिन्नत की। मैंने खुद पर काबू पाते हुए गसीले लहजे में कहा, ए बदबख्त इंसान, लानत है तुझ पर। तू एक शैतानी अमल की खातिर मासूम बच्चों की जान लेना चाहता है, और वो भी अपने बच्चों की जान। सदहीफ, तू खामोश रह। जानता नहीं मैं क्या बन गया हूँ। मेरी हालत पर तुमको रहम नहीं आ रहा। वो मुझे घूर कर बोला, ये तेरे अपने काले करतूतों की सज़ा है। मैंने उसे मरऊब करने के लिए कहा, तू मेरे सामने से हट जा, मुझे अपनी बीवी से बात करने दे। वो करख्त लहजे में बोला, फिर सकीना से मिन्नत समाजत करने लगा। सकीना देख, मैं तेरा शोहर हूँ, मुझ पर तुझे तरस नहीं आ रहा। मुझे अपना मंत्र पूरा कर लेने दे, वरना मैं सारी उम्र इसी तरह तकलीफ़ के मारे सिसकता रहूँगा, क्योंकि इस अधूरे मंत्र की वजह से मुझे मौत भी नहीं आएगी, वरना मैं अपने आप को मार कर इस अज़ियत से छुटकारा पा लेता। देख, मुझे एक बच्चा दे दे। सकीना पर उसकी गिरियाजारी का मतलब असर ना हुआ, बल्कि उसकी संगलादाना गुफ्तगू पर वो जोश में आ गई और खड़े होकर बफरी हुई शेरनी की तरह गुर्रा कर बोली, मैं तुझे हरगिज़ अपना बच्चा ना दूंगी। तुझे अब अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी। जा, दफ़ा हो जाए यहाँ से। अपने बीवी के हतमी जवाब पर वो भन्ना आ गया, मैं हर कीमत पर यह बच्चा लेकर रहूँगा। देखता हूँ कौन मेरा रास्ता रोकता है। ये कहते ही वो छुरा लेकर आगे बढ़ा। मैं फ़ौरन उसके जारहाना तेवर भांप कर उसके आगे आ गया और उसने वहशत अंगेज़ गुर्राहट से मुझ पर छुरे से वार किया। सकीना के हलक से अज़तरारी चीख निकल गई। मैंने झुकाई देकर खुद को उसके वार से बचाया और फुर्ती से उसके छुरे वाली कलाई पकड़ ली और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ से छुरा छीन लिया। वो अपनी कलाई छुड़ाकर सोए बच्चों की तरफ लपका। सकीना को एक तरफ धक्का दिया, एक बच्चे को बेदर्दी से बाजू से पकड़कर उठा लिया। सकीना चीखती हुई उससे लिपट गई और वो उसे एक तरफ धक्का देकर बाहर की तरफ भागा। मैंने राह में उसे दबोच लिया। बच्चा जाग कर रोने लगा और मैंने आओ देखा ना ताओ करमू के पेट में खंजर घोंप दिया और उसके हलक से गुर्राहट अमीज़ चीख निकली। वो फर्श पर गिर गया। मैंने उससे पहले ही बच्चे को उसके शिकंजे से छुड़ा लिया। सकीना अपने बच्चे को लेकर एक कोने में दुबक कर घुटी घुटी हजियानी चीखें मारने लगी। मैं खून आलूद छुरा पकड़े करमू को तड़पते हुए देखने लगा। उसकी गर्दन एक तरफ ढलकने लगी थी, उसके पेट से खून का फवारा उबल रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि अब वो ज़िंदा नहीं बचेगा, मगर दूसरे ही लम्हे मैं शशतर रह गया। वो दोबारा उठ खड़ा हुआ। उसकी हालत इंतहाई खौफनाक लग रही थी। मैं हैरान था कि वो अब तक ज़िंदा था। तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, करमू गुर्राहट से मुशाबा आवाज़ में बोला। वो लड़खड़ा रहा था और उसने एक बार फिर सकीना की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो अब अपने दोनों रोते हुए बच्चों को खुद से चिमटाए झोंपड़ी के कोने में दुबकी हुई थी। मेरे ज़हन में एक ख्याल आया और मैंने उस पर फ़ौरन अमल किया। मैं जान गया था कि करमू अपने अधूरे काले अमल की वजह से शैतान बन चुका है, लिहाजा इस शैतान का सर ही धड़ से जुदा कर देना चाहिए। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया। उसे धक्का दिया और वो ज़मीन पर गिरा। मैं उसके सीने पर सवार हो गया और छुरे के एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। सकीना ये दिलखराश मंजर देखकर खौफ के बारे चीखने लगी और दोनों मासूम बच्चों को अपने पीछे छुपा लिया। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर सकीना और दोनों बच्चों को लेकर झोंपड़ी से बाहर आ गया। मैंने जल्दी से अंदर सुलगती हुई अंगीठी से सरकंदों को आग दिखाई और फिर सकीना और उसके दोनों बच्चों को एक तरफ ले चला। अकब में झोंपड़ी धड़ाधड़ जल रही थी। आग की वजह से खासी दूर दूर तक का तारीक माहौल रोशन हो चुका था। सिखवाल का वो गांव जहां सकीना रहती थी ज़्यादा दूर ना था। बकौले सकीना चंद ही कोस के फासले पर था। हम दोनों ने बिल आखिर यही फ़ैसला किया कि उसके गांव ही चलना चाहिए, चूँकि मैं हर सूरत सुबह की रोशनी से पहले किसी महफूज ठिकाने में पनाह लेना चाहता था। पो फटने से ज़रा ही देर पहले हम गांव की हदूद में दाखिल हो गए और फिर कपास के खेतों के दरमियान तेज़ तेज़ चलते आबादी के करीब पहुँचे।
सामने एक गारे मिट्टी की झुग्गी सी बनी नज़र आ रही थी। दाएं बाएं कुछ और झोंपड़ियां भी नज़र आईं। उससे ज़रा दूर कुछ कच्चे मगर कदरे माकूल घरों के बेतरतीब सिलसिले बिखरे हुए थे। हम सामने वाली झुग्गी में दाखिल हो गए। एक ही कमरा था। सामने सहन के नाम पर एक खुला बोसीदा सा हिस्सा, अंदर कोठरी नुमा तंगो तारी कमरे में एक झलंगा सी चारपाई नज़र आ रही थी। बाहर पो फट चुकी थी। परिंदों की चहचहाहट सुबह होने की खबर दे रही थी। दोनों बच्चों पर अफयून का अभी तक नशा तारी था। एक तो मेरी और दूसरा सकीना की गोद में था। दोनों ही ऊँघते कसमसाते सो गए थे। चारपाई पर एक मैली सी बोसीदा चादर बिछी हुई थी। हमने दोनों बच्चों को धीरे से उस पर लेटा दिया। सहन सपीदा शहर से धीरे धीरे मुनव्वर हो रहा था। मेरा सर थकन और नींद से बोझल हो रहा था। सकीना ने मेरी कफियत भांप ली और जल्दी से अंदर कोठरी के कोने पे ज़मीन पर पुराना बिस्तर लगा दिया। उस वक़्त भरी नींद में मुझे ये भी गनीमत लगा। सकीना ने बहनों वाली मोहब्बत भरी लहजे में कहा, भाई तुम सो जाओ, कहीं तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो जाए। मैंने ऐसा ही किया और पुराना सा प्यूंद ज़दा खेस ओढ़ कर गहरी नींद में डूब गया। आँख खुली तो दिन रोशन हो चुका था। सकीना चारपाई पर बैठी थी। भाई भूख लगी है तो रोटी ला दूँ? उसने मुझे जागते देखकर धीरे से कहा। मुझे भूख तो महसूस हो रही थी मगर मैं बोला, तू बच्चों को आराम से दूध पिला फिर रोटी खा लेंगे। अच्छा भाई तो फिर जब तक नहा धो ले, बाहर पानी मौजूद है, उसने कहा और मैं खामोश आंखों से मलता हुआ उठ खड़ा हुआ। सहन के कोने में एक इंतहाई मुक्त सिर सरकंडों की आड़ बनी हुई थी। मैं उसके पीछे चला गया। वहाँ पानी से भरी एक बाल्टी मौजूद थी और लोटा भी पड़ा हुआ था। मैं निसफ घंटे के अंदर अंदर नहाने वगैरह से फारग होकर निकला तो सकीना एक कोने में चूल्हा जलाए रोटियां पका रही थी। मैं वहीं बैठ गया। उसने जौ की रोटी और साग बनाया। एक गड़वी से मक्खन निकालकर उसने 2 रोटियां चुपड़ कर उस पर साग रखा और मेरे आगे डालिया। रोटी मज़ेदार थी। मैं 3 रोटियां खा गया। सकीना भी वहीं बैठकर रोटी खाने लगी। रोटी खाने के बाद मैंने जिस्त से एक टेढ़े मेरे गिलास में पानी पिया और खामोश होकर बैठ गया। क्या सोच रहे हो भाई? उसने रोटी खाते हुए मुझसे पूछा। सोच रहा था अपने गांव का एक चक्कर लगा लूं ताकि हालात का अंदाज़ा हो, मैंने होले से कहा। वो बोली, भाई अभी तेरा अपने गांव जाना ठीक नहीं, तू कैसे जाएगा? वही तेरे वाली तरकीब आजमानी पड़ेगी। मगर मैं अपना भेस कैसे बदलूं? मैंने उलझ कर कहा। वो बोली, तू अभी इधर ही ठहर, मैं हवेली जाऊंगी तो वापसी में खैरदीन की दुकान से नकली दाढ़ी और मूंछ लेकर आऊंगी, तू चेहरे पर लगा लेना। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद वो अपने दोनों नौमरूद बच्चों को लिए बाहर निकल गई। शाम के वक़्त उसकी वापसी हुई। उसने एक बच्चा गोद में उठा रखा था और दूसरा उसकी पुश्त से बंधी गठरी नुमा चादर में झूल रहा था और उसके एक हाथ में स्याह रंग की नकली दाढ़ी मूछें थी। मैंने दोनों बच्चों को कोठरी के फर्श पर लेटा दिया। मैं उसके हाथ से नकली दाढ़ी मूछें लेकर उसका जायज़ा लेने लगा। उसमें ज़रा सी रद्दोबदल करना थी ताकि वो नकली ना महसूस हों। सकीना ने मुझे बताया कि खैरदीन चाचा अपनी दुकान पर बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने और ऐसी अशिया रखता है। मिट्टी के खिलौनों पर मुझे अचानक एक ख्याल आया और मैंने सकीना से कहा, बहन ऐसा नहीं हो सकता कि तू मुझे बहुत से मिट्टी के खिलौने ला दे, मैं उन्हें घर घर जाकर बेचूंगा। इस तरह आमदनी भी होगी और मैं अपने गांव और घर भी आ जा सकूंगा। उसके साथ साथ फरीदू पर निगाह रख सकूंगा। वो झट असबात में सर हिलाकर बोली, लेओ ये कौन सी मुश्किल बात है? चाचा खैरदीन मुझे अच्छी तरह जानता है। उसने पहले मुझे यही मशवरा दिया था कि अगर मेरा नखट्टू शोहर करमू उससे मिट्टी के खिलौनों का एक टोकरा घर घर ले जाकर फ़रोख्त करे तो अच्छा खासा कमा सकता है। मैं वो टोकरा तुझे ला देती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गया। ठीक है बहन, मैं ज़रा ये दाढ़ी मूछें लगा लूँ और उसके बाद तेरे साथ जाकर चाचे खैरदीन से खिलौनों का टोकरा ले आता हूँ। उसने फ़ौरन असबात में सर हिला दिया। चुनाचा मैंने सबसे पहले सकीना से कैंची और एक छोटा सा आईना मांगा। वो दोनों चीज़ें उसने मेरे सामने रख दी। कैंची पुरानी और जंग आलूद थी।
आईने के नाम पर शीशे का एक टुकड़ा था, काम चल गया। मैंने सबसे पहले अपने बाल खुद ही काट कर छोटे किए, फिर नकली दाढ़ी मूंछें लगाकर उसके अजाफी हिस्सों को काटा और फिर सकीना ने और मैंने एक एक बच्चा गोद में उठाया और सीधा खैरदीन चाचा की दुकान पर पहुँचे। वो एक 60 साला बूढ़ा था मगर सेहत काफ़ी अच्छी थी। सकीना ने मेरा तारफ़ भाई की वसीयत से करवाया और उससे खिलौनों का टोकरा मांगा। पूरे 40 के करीब खिलौने हैं। कुछ देर बाद चाचा खैरदीन ने गिनकर 40 मिट्टी के खिलौने एक बड़े से टोकरी में डालकर कारोबारी लहजे में कहा और साथ ही खिलौनों की कीमत भी बताई। हर खिलौने पर 2 रुपये मुनाफा तेरा, पर ख्याल रखना कोई खिलौना टूटा तो वो तेरे मुनाफे से काट लूँगा। मैंने जल्दी से असबात में सर हिला दिया। मैं टोकरा सर पर रखकर कुछ आगे बढ़ा तो मैंने कहा, बहन तू अब घर जा, मैं ज़रा फेरा लगा कर आता हूँ। वो हैरत से बोली, भाई अभी तो शाम होने वाली है, सुबह तड़के निकल जाना, अभी तो सारे गांव के लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे उसकी बात मुनासिब लगी और फिर हम वापस झोंपड़ी में आ गए। अगले दिन मैंने चाय पापा का नाश्ता करके सबसे पहले सकीना के गांव का एक फेरा लगाया। 20 के करीब खिलौने तो हाथों हाथ बिक गए। अब मैंने बकिया खिलौने अपने गांव जाकर बेचने का इरादा किया और चल पड़ा। अचानक मेरी निगाह सामने पड़ी तो मैं बुरी तरह ठटका। 2-3 सिपाही थे जो चंद गांव वालों को खड़ा करके उनसे कुछ पूछताछ कर रहे थे। मेरा दिल ज़ोर से धड़का और मैंने उनके करीब से गुजरना मुनासिब समझा और अपने तासरात पर काबू पाए उनके करीब पहुंचकर रुक गया। टोकरा हनूज मेरे सर पर धरा था। मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। तीनों सिपाही मेरे बारे में गांव वालों से पूछ गुछ कर रहे थे कि उन्होंने किसी मशकूक शख्स को अपने गांव में तो नहीं देखा जो टिब्बा वाली का बासी है और एक बेगुनाह का कत्ल करके फरार हो गया है। नींद उन्होंने उन्हें मेरा और मेरे छोटे भाई उमैर का हुलिया और नाम बताया, मगर वहाँ मौजूद लोग लाइल्मी का इजहार करते हुए नफ़ी में सर हिला रहे थे। मैं खामोशी से आगे बढ़ गया। शुक्र था कि पुलिस मेरी तरफ मतवज्जा नहीं हुई। मैं अपने गांव आ गया। गांव में सरासीमगी की फ़िज़ा तारी थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, ताहम मुझे तसल्ली थी कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा क्योंकि मैंने अपना हुलिया बदल रखा था। मैं खिलौने वाला खिलौने लाया की सदाएं लगाता हुआ चला जा रहा था। पहले मैंने सोचा अपने घर जाऊं, मगर फिर सबसे पहले मैंने छीदा के घर जाकर अपने छोटे भाई उमैर की खबर लेना ज़रूरी समझा। लिहाजा थोड़ी देर बाद मैं उसके घर के बाहर खिलौने वाला खिलौने लाया की सदाएं लगाने लगा तो अंदर से एक बड़ी नस्वानी आवाज़ उभरी, यहाँ कोई बच्चा नहीं है बाबा, आगे जा। मैं उस आवाज़ को पहचान गया। ये कड़कड़ाती आवाज़ तेज़ तरार छीदा की थी। जब मैं बदस्तूर सदा लगाता रहा तो अचानक दरवाज़ा खुला और छीदा का बनाया हुआ चेहरा दिखाई दिया। बाबा जाओ यहाँ से, कहा ना यहाँ कोई बच्चा नहीं है जो तेरे खिलौने ख़रीदे। मैंने अतराफ़ का जायज़ा लिया और फिर छीदा से सरगोशी में बोला, छीदा ये मैं हूँ वकार, उमैर का भाई। मेरी बात सुनकर वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। किस्सा मुख्तसर मैं उससे अपने भाई उमैर की खैर खैरियत दरियाफ़त की। उसने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और महफूज है, मगर ज़रा परेशान रहता है क्योंकि छीदा के बाप और सौतेली माँ को और दीगर गांव वालों की तरह ये बात मालूम हो चुकी है कि उमैर और वकार पीर साहब का कत्ल करके भागे हैं। उसे अब मुखबरी का हर वक्त धड़का लगा रहता है। नीज़ मोज़ा सिख वाल पुलिस भी हम दोनों भाइयों को मफरूर कातलों की हैसियत से ढूंढती फिर रही है। ये मेरे लिए वाकई तशवीश की बात थी। मैंने शीदा से कहा, शीदा मेरे भाई को तो फिर यहाँ बहुत ख़तरा है, तेरे माँ बाप ने उसकी मुखबरी कर दी तो मुसीबत आ जाएगी। वो हमेशा की तरह बेनियाजी से बोली, वो दोनों ये जुर्रात नहीं कर सकेंगे क्योंकि मेरा बाप कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके घर से कातिल पकड़ा जाए। इस तरह वो सब मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। मगर तेरी सौतेली माँ तो कोई गुल खिला सकती है ना, मैंने तफक्कर से कहा। वो दांत पीस कर और हाथ नचाकर बोली, ज़रा करके तो दिखाई वो ये हरकत, मैं उसका गला नहीं दबोच लूँगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक 5-6 प्यादा पुलिस का दस्ता अचानक नमूदार हुआ। मैं परेशान हो गया। साथ एक मोटा थानेदार भी था, मगर छीदा उन्हें देखकर ज़रा भी नहीं घबराई। पुलिस वाले मेरे करीब आए और फिर उस मोटे थानेदार ने कड़क कर
शीदा को मुखातब करके कहा, लड़की, हम तेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। मैं अपनी जगह सुन होकर रह गया था। शीदा भी सन्नाटे में आ गई। मोटा पुलिस वाला अब बगौर हमारे चेहरों पर नज़रें गाड़े बुरी तरह हमें घूर रहा था। मैंने देखा कि शीदा ने यकदम अपने तासरात पर काबू पाया और नाक मुंह चढ़ाकर मोटी थानेदार से बोली, क्यों, मेरे घर की तलाशी क्यों लेनी है तुमने? हमें इतला मिली है कि तूने उन दोनों मफरूर कातिल भाइयों में से एक को अपने घर में पनाह दे रखी है। थानेदार ने पहले से ज़्यादा कड़कदार आवाज़ में कहा, घर में तेरा अब्बा है तो उसे बुला बाहर। घर में मेरे और मेरी माँ के अलावा कोई नहीं। और ये तुमसे किसने कह दिया कि हमने अपने घर किसी कातिल को पनाह दे रखी है? शीदा ने कमाल फनकारी से अपनी घबराहट और परेशानी पर काबू पाते हुए कहा, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेकर रहेंगे। थानेदार कड़क कर बोला, हे कुछ शर्म करो, घर में दो जनानियों के होते हुए तुम अंदर घुस सकते हो? पहले इधर खड़े होकर मेरे अब्बा के आने का इंतज़ार करो। शीदा हाथ नचाकर बोली। थानेदार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उधर मेरे जी में आई कि खामोशी से खिसक लूँ, मगर मैं ऐसा ना कर सका। लड़की, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना कर, वरना तुझे अभी थाने ले जाकर सबक सिखा दूंगा। मैं ज़रा खरी किस्म का थानेदार हूँ, समझी तो? थानेदार ने आग बगोला होकर कहा, फिर अपने सिपाहियों से तहकमाना लहजे में बोला, चलो तुम क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ गांव के 2-4 मर्दों को बुला कर लाओ। 2 सिपाही फ़ौरन वहां से भागे और पलक झपकते ही करीब के घरों से 3-4 मर्दों को लेकर आ गए। थानेदार खासा चालाक साबित हुआ था। शीदा जैसी आफत की परकाला भी मुंह देखती रह गई। फिर वो सब मकान के अंदर घुस गए। मैं भी टोकरा संभाले देगर लोगों के साथ अंदर आ गया। मेरा दिल बुरी तरह डोल रहा था। उमैर की गिरफ्तारी अब यकीनी हो गई थी। अंदर सहन में ही एक फरबा अंदाम औरत हैरानों परेशान खड़ी थी। मैंने फौरी अंदाज़ा लगाया कि यह शीदा की सौतेली माँ है। शीदा उसके लत्ते लिए ले रही थी कि उसने ये झूठी इतला पुलिस को दी। मैंने महसूस किया कि उसकी सौतेली माँ उससे बुरी तरह खाइफ हो रही थी। पुलिस के आदमी घर का चप्पा चप्पा छान रहे थे। मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि उमैर को वो बरामद ना कर सके। मैंने किन अखियों से हैरानों परेशान खड़ी शीदा की तरफ देखा। वो भी उमैर के इस अचानक फरार पर परेशान थी। इसी असना में गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसने थानेदार को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले गांव वालों ने उमैर को सरपट दौड़ते देखा है। ये सुनना था कि थानेदार ने शोला फशा नज़रों से शीदा को घूरा, जैसे कह रहा हो कि तुझसे मैं बाद में अच्छी तरह निपटूंगा। और उसके बाद वो अपने सिपाहियों के साथ बाहर लपका। पल भर में घर खाली हो गया। मैं भी खिलौना का टोकरा संभाले बाहर आ गया। शीदा भी मुतफक्कर चेहरे के साथ चौखट पर आ गई। मैंने इधर उधर नज़रें घुमाने के बाद धीमी आवाज़ में कहा, शीदा, ये क्या हो गया? क्या उमैर तेरे घर में नहीं था? उमैर मेरे पास ही था, पर लगता है उसे पुलिस के आने की खबर हो गई थी और वो छत पर छलांग लगाकर भाग खड़ा हुआ। शीदा ने पुरख्याल अंदाज में कहा। मैं फिर वहाँ एक पल भी नहीं रुका और खिलौने वाला खिलौने लाया की सदाएं लगाता हुआ सीधा अपने घर की दहलीज पर पहुँचा। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। मैं अंदर घुस गया। सामने चारपाई पर अम्मा और बुशरा आंसुओं से लबरेज चेहरे लिए बैठी थी। एक अजनबी को देखकर वो ठठक गई। मैंने खिलौने का टोकरा सहन के कच्चे फर्श पर रखा और फिर लपक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी माँ और बहन बुशरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने अपने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वो मेरे चेहरे पर लगी नकली दाढ़ी मूँछों की वजह से मुझे पहचान नहीं पाई थी। अम्मा, ये मैं हूँ वकार, मैंने होले से उनकी परेशानी रफ़ा की। हाय मेरा पुत्र वकार, तू? माँ सीने पर हाथ मारते हुए खुशी से बेहाल मेरी तरफ बढ़ी। वकार भैया, बहन बुशरा भी मेरे करीब आ गई। पुत्र, ये क्या हो गया? मेरा उमैर कहाँ है? माँ ने मेरे गले लगकर रोते हुए कहा। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए सारी तफसीर बताई और उमैर के बारे में झूठ बोल दिया कि वो भी खैरियत से है।
माँ तुम लोग खामोश रहना, इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर हुए हम घर लौट आएंगे, हमारा जिक्र अभी किसी से ना करना। अम्मा और बुशरा को पहले ही यकीन था हमने पीर साहब का कत्ल नहीं किया था। फिर मैंने माँ बहन को तसल्ली की खातिर उनके सरों पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैंने या उमैर ने ये कत्ल नहीं किया, बल्कि ये कत्ल फरीदू ने किया था। उन्हें मेरी बात सुनकर तसल्ली हो गई थी। ताहम माँ ने परेशान कुन लहजे में कहा, पुत्र मगर गांव वालों को तेरी बेगुनाही का किस तरह यकीन आएगा? अब तो पुलिस भी तुझे और पुत्र उमैर को तलाश करती फिर रही है। माँ की तशवीश की खातिर मैंने हौसला मंद मुस्कुराहट से कहा, अम्मा तेरी दुआएं मेरे साथ हैं और फिर मैं बेगुनाह हूँ। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हम दोनों भाइयों को इस मुश्किल हालात से ज़रूर निजात दिलाएगा। आमीन। माँ और बहन बुशरा ने बीक वक़्त दुआया कलमा अदा किए। अच्छा अम्मा तुम बेफ़िक्र रहो, मैं चलता हूँ और हालात को अपने हक़ में लाने की कोशिश करूँगा, मैंने रुखसत होते हुए कहा। दोनों के चेहरे गमगीन हो गए। मैंने अम्मा और बहन को एक बार फिर तसल्ली दी और अपने आंसू ज़ब्त किए, खिलौनों का टोकरा उठाए बाहर आ गया। गांव में शोर मचा हुआ था। उमैर की गांव में मौजूदगी और फिर फरार की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी।